हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट ऑफ फ्रिक्शन। कल अपने एक बार मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शंस को एक बार दोबारा देख लेते हैं कि जो मेथड थे किसके फ्रिक्शन के रिड्यूस करने के, वो कौन कौन से। सबसे फर्स्ट क्या था? स्ट्रीमलाइन बॉडी। सेकंड क्या था? व्हील्स। किसी भी स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट को, हम मेरे को किसी भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में अगर कन्वर्ट करना है तो किसकी हेल्प लगेगी? व्हील्स की। नेक्स्ट क्या था? पॉलिशिंग। किसी भी रफ ऑब्जेक्ट के पॉलिश अप्लाई करके मैं क्या कर सकता हूँ, उसको स्मूथ कर सकता हूँ। ओके। नेक्स्ट कौन से थे? लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स के कौन से एग्जांपल्स थे? जैसे ऑयलिंग। कोई भी स्विंग मशीन होती है, जब वो हार्ड तरीके से वर्क करती है तो वहां पे मैं क्या करता हूँ, ऑयल अप्लाई कर रहा हूँ। या साइकिल की चैन की बात करते हैं, जब साइकिल को रन करने के लिए एक एक्स्ट्रा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको स्मूथ करने के लिए क्या करते हैं, वहां पे ग्रीस यूज करते हैं। तो वैसे ऑयल्स या ग्रीसिंग वगैरह ये सब किस में आते हैं? लुब्रिकेंट्स में। देखने क्या है? बॉल बियरिंग एंड रोलर बियरिंग। तो बॉल बियरिंग रोलर बियरिंग सेम चीज है ऑलमोस्ट, बस इनका स्ट्रक्चर है। रोलर बियरिंग में यहाँ रोलर्स यूज किए जाते हैं, बॉल बियरिंग में यहाँ जैसे बॉल यूज होती है। ऊपर की साइड में कवरिंग, वर्किंग प्रिंसिपल इनका दोनों का सेम रहता है। तो बॉल बियरिंग्स कहाँ कहाँ यूज होती हैं? जैसे अगर मैं साइकिल के हैंडल की बात करता हूँ, व्हील्स की बात करता हूँ, पेडल्स की बात करता हूँ, यहाँ सब जगह क्या यूज होती है? बॉल बियरिंग। जब भी कोई चीज रिवॉल्व हो रही है, रोटेट हो रही है, तो वहां पे उसको फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए क्या यूज करते हैं अपन? बॉल बियरिंग्स। ओके। नेक्स्ट कौन से हैं? एयर कुशनिंग देखी थी। ओके। एयर कुशनिंग के लिए मैंने समझाया था कि अपने पास एक हॉवरक्राफ्ट होता है। जैसे अगर मैं किसी भी व्हीकल्स की बात करता हूँ, तो जैसे व्हीकल्स का वेट इंक्रीज होता है वो नॉर्मल फोर्स इंक्रीज करेगा, और नॉर्मल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहता है? फ्रिक्शन के। तो वहां पे वो फ्रिक्शन को इंक्रीज करेगा। तो जो हॉवरक्राफ्ट है ये कुछ ऐसे ही कंस्ट्रक्ट किया गया है, या इसका एक प्रिंसिपल है कि ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। बेसिकली उतना नॉर्मल फोर्स अप्लाई नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि यहाँ पे दो टर्बाइंस या दो फैंस है। एक बैक साइड में अगर एक्शन अप्लाई करेगा तो उसको रिएक्शन फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए मिलेगा, एंड सेकंड जो फैन है वो डाउनवर्ड साइड में हवा को स्पीड से ब्लो आउट करता है। तो यहाँ से अपन को एक रिएक्शन फोर्स मिलेगा, जिससे वो नॉर्मल फोर्स को कुछ बैलेंस आउट होगा। नॉर्मल फोर्स का मतलब अपनी डाउनवर्ड साइड फोर्स था, और रिएक्शन फोर्स उसको अपवर्ड साइड्स में मिल रहा है। ओके। अब आज स्टार्ट करते हैं मेथड इंक्रीज फ्रिक्शन। फ्रिक्शंस के मेथड इंक्रीज करने के लिए कौन कौन से हैं? अब रिड्यूस करने के लिए अपने बहुत सारे जितने भी मेथड्स थे वो देखे हैं। ठीक है, 5 to 6 मेथड्स थे, और इनको डिटेल में समझा है कल अपन ने। रीजन उसका, क्योंकि वहां पे आप जैसा सिंगल लाइनर लिख के आ रहे हो उसमें इतने मार्क्स नहीं मिलते। तो जितना हो सकता है उतना मटेरियल इन नोट्स की फॉर्म में मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। क्लियर? तो आपको हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाने, इन्हीं चीज को पीडीएफ के रूप में मैं आपको क्या है, प्रेजेंट कर दूंगा हम डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो कल अपन ने रिड्यूस देखे थे, आज क्या देखेंगे? इंक्रीज। कौन से आज? इंक्रीज। अगर मैं फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के मेथड्स की बात करूं तो बहुत लिमिटेड होते हैं, बहुत लिमिटेड मेथड्स होते हैं। सबसे पहले कौन सा है? मेकिंग द सरफेस रफ। किसी भी सरफेस को क्या बनाया जाए? रफ बनाया जाए, क्योंकि अगर स्मूथ होगी तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। ओके। एग्जांपल्स के लिए जो टायर्स ऑफ व्हीकल्स हैव ट्रेडमार्क्स। व्हीकल्स के जो टायर्स हैं उन पे क्या रहते हैं? ट्रेडमार्क्स। दे आर डिजाइन दैट यू कैन सी ऑन द टायर सरफेस। इसको हम टायर की सरफेस पे देख सकते हैं। विच इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड। जो टायर्स के ऊपर ट्रेडमार्क्स होते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं? फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए। जब मैं इसके रिगार्डिंग कुछ फोटो सर्च कर रहा था, तो यहाँ पे क्या एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रही है कि जो टायर के ट्रेडमार्क्स होते हैं, हमें केवल इतना बताया जाता है कि टायर के जो ट्रेडमार्क्स है वो क्या फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं, लेकिन टायर में बहुत तरीके के डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडमार्क्स होते हैं। ये डिफरेंट ट्रेडमार्क्स किस लिए बनते हैं, यहाँ कुछ थोड़ी सी डिटेल्स है। एक बार आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, इतना डेप्थ में नहीं चलते हैं, जस्ट ओवरव्यू। कि जैसे जो डायरेक्शंस के बेसिस पे रहते हैं, एसिमेट्रिक के बेसिस पे रहते हैं। अगर मैं जैसे सरफेसिस की बात करूँ तो सरफेसिस गाड़ियों के लिए या व्हील्स के लिए सेम नहीं होती। कुछ कहाँ पे डेजर्ट्स की बात कर सकते हैं, जैसे डेजर्ट्स में जो कार्स रन होती है उनके टायर्स डिफरेंट रहते हैं। अगर मैं जो रोड्स पे रन कर रहे हैं टायर्स उनकी बात करें वो डिफरेंट मिलेंगे। और अगर उन्हीं टायर्स को अगर मैं माउंटेन्स पे लेके जा रहा हूँ तो वहां पे मेरे को डिफरेंट टायर्स की नीड्स होगी। अगर जहाँ स्नोफॉल्स होते हैं अगर वहां की बात करें, तो ये जो नेचर है या बेसिकली ये जो सर्फेसेज है, ये जितनी डिफरेंट होंगी मेरे को टायर्स भी डिफरेंट यूज करने होते हैं।
तो टायर की केवल साइज नहीं, उनके ट्रेडमार्क्स भी डिफरेंट होते हैं। तो ये डिफरेंट जितने भी ट्रेडमार्क्स हैं वो क्यों फॉर्म किए गए हैं? बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ सरफेस। अगर मेरा नेचर ऑफ सरफेस चेंज होगा तो टायर के ट्रेडमार्क्स भी उसी हिसाब से यूज होते हैं। क्लियर हुआ? बेसिकली अपन को क्या याद रखना है कि जो टायर के ट्रेडमार्क्स होते हैं वो किस लिए यूज होते हैं? फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए। दैट्स इट। क्लियर? ओके, नीचे चलते हैं एक बार। इंक्रीज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, सो सॉरी, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, आपकी एक लाइन है वो कट हो गई है। ओके, ठीक है। इंक्रीज फ्रिक्शन मेकिंग द सरफेस रफ। एक बार मैं दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। मेथड टू इंक्रीज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या काम आते हैं? ट्रेडमार्क्स। जैसे टायर्स ऑफ व्हीकल्स हैव ट्रेड्स, जो व्हीकल्स के टायर होते हैं वो क्या रहते हैं? ट्रेडमार्क्स बने रहते हैं। ये अपने एक्सप्लेन किया है। अब सेकंड क्या है? इंक्रीजिंग द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग। मैं ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज कर देता हूं। अब इसका कौन सा कंसेप्ट हुआ कि सर मास इंक्रीज करने से फ्रिक्शन का क्या रिलेशन हुआ? फ्रिक्शन का रिलेशन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपन मानते हैं कि ये जैसा फ्रिक्शनल फोर्स है, ये क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स है, या शॉर्ट में आप मेंशन कर दीजिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? नॉर्मल फोर्स के। लेकिन नॉर्मल फोर्स क्या है? नॉर्मल फोर्स को बेसिकली मैं क्या बोल सकता हूं? एम जी। जी क्या है मेरा? डाउनवर्ड साइड में, और एम किसको रिप्रेजेंट करता है? मास को। क्लियर हुआ ये पॉइंट? एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास को। तो जो नॉर्मल फोर्स डाउनवर्ड साइड में अप्लाई होगा वो डायरेक्टली किससे है? मास से। तो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स भी कहीं ना कहीं किससे रिलेट हुआ? मास या वेट ऑफ बॉडी। अगर मैं इंक्रीज करता हूं ऑब्जेक्ट के वेट को या ऑब्जेक्ट के मास को, तो वहां पे मेरा फ्रिक्शन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ओके, अब चलते हैं अपन इस चैप्टर के लास्ट पार्ट की तरफ। नेसेसरी एविल। फ्रिक्शन को क्या कह सकते हैं? नेसेसरी एविल। ऐसा क्यों? क्या अपने पास मेथड्स हैं फ्रिक्शन को परमानेंट रिड्यूस करने के या वेनिश करने के? बिल्कुल है। लेकिन क्या ऑलवेज फ्रिक्शन को रिड्यूस करना ही पर्पस रहता है? नहीं। आपने मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, मेथड टू इंक्रीज फ्रिक्शन दोनों देखे हैं। तो इसके बेसिस पे क्या कह सकते हैं कि मेरे को फ्रिक्शन की उतनी ही नीड है, उतना ही फ्रिक्शन की नीड है जितना मेरे को उसको रिड्यूस करना है। लेकिन ये डिपेंड करता है मेरे वर्क प्रिंसिपल पे, या मैं जिस चीज पे यूज कर रहा हूं। अगर मेरे को सरफेस पे रन करना है, मेरे को फ्रिक्शन की नीड होती है। लेकिन अगर मेरे को फ्रिक्स इस पे सरफेस के ऊपर स्केटिंग करनी है, जैसे आइस स्केटिंग की बात करें, तो वहां फ्रिक्शन रिड्यूस अमाउंट में चाहिए, मिनिमम चाहिए। अगर मैं ग्लासेस की बात करता हूं, इनको क्लीन करते हैं, डिश वॉशिंग की बात करते हैं, तो वहां पे फ्रिक्शन रिड्यूस करते हैं, रब करते हैं, ऑयलिंग अप्लाई, ऑयलिंग क्या बोल रहा हूँ, डिश वॉशर्स यूज करते हैं। ठीक है। और अगर मैं लिखने की, राइटिंग की बात करता हूं, तो वहां पे भी मेरे को फ्रिक्शन नीड होता है। तो बहुत जगह आपको फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर मशीन प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ, कि मेरे को मशीन की बात करूं, वहां मेरा पर्पज क्या होता है? फ्रिक्शंस को रिड्यूस करना ऑल टोटल। जैसे व्हीकल्स की बात करते हैं, मशीन की बात करते हैं, मोबाइल ऑयल्स वगैरह की बात करते हैं। मोबाइल ऑयल जो इतना डेंस होगा, वो फ्रिक्शन उतना ही रिड्यूस कर रहा होता है, इसीलिए उतना डेंस होता है कंपेरेटिव टू पेट्रोल या डीजल। तो इसी वे में हम देखते हैं कि हमें फ्रिक्शन की जितना रिड्यूस करने की नीड होती है, उतना ही फ्रिक्शन को इंक्रीज करने की भी नीड होती है। क्लियर है? तो फ्रिक्शन हमारे लिए क्या है? नेसेसरी एविल। अब इसको एक बार वर्ड्स में देखते हैं। फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एविल। It may appear that since the force of friction always oppose the motion, जो force of friction या frictional force है, वो always क्या करता है? मोशन का अपोज करता है। ओके, इट्स ऑलवेज ए कर्व। दिस इज नॉट शो, इन फैक्ट लाइफ वुड हैव बीन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, वर इम्पॉसिबल इफ देयर वर नो फ्रिक्शन। अगर मेरे पास फ्रिक्शन नहीं होगा, अगर यहाँ पे किसी भी लाइफ में जितने भी पार्ट्स की बात करते हैं वहां फ्रिक्शन नहीं होगा, तो क्या लाइफ इजी होगी? नहीं। तो जितना फ्रिक्शन मेरे लिए, इट इज ऑलवेज ए कर्ज। कर्ज मतलब क्या बोल सकते हो? एक नेगेटिव पॉइंट, नुकसानदेह। ठीक है, इट इज ए कर्ज। इनफैक्ट वो मेरे लिए उतना ही नीडफुल है जितना वो मेरे लिए हार्मफुल है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? सेकंड देखते हैं।
फ्रिक्शन हेल्प अस टू वॉक एंड टू ड्राइव अवर व्हील्स। अगर मैं कार को रन करने की बात करता हूं तो वहां में मेरे को फ्रिक्शन क्या हेल्पफुल है, चलने के लिए हेल्पफुल है, ड्राइव करने के लिए हेल्पफुल है। इट इज ऑल्सो हेल्प अस टू प्रोड्यूस हीट। ऑब्वियसली अगर मैं हीट की बात करता हूं तो एंशिएंट टाइम में अपने जो पूर्वज थे वो क्या करते थे, स्टोन्स ऐसा क्रेक करके फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते थे। अभी भी कुछ वैसा ही होता है, लेकिन कहां पे, मैच स्टिक। अगर मैं मैच स्टिक की बात करता हूं तो वहां पे भी आपको फ्रिक्शन की नीड होती है। अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो आप वहां पे फायर कैच नहीं कर सकते। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। वी मस्ट हैव सीन दैट टायर्स ऑफ ऑल न्यू व्हीकल्स हैव मेनी ट्रेड्स। या तो उनपे क्या रहते हैं, नए टायर्स पे ट्रेड्स बने रहते हैं या कोरिगेशंस ऑन देम। कोरिगेशंस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ट्रेड लाइन्स ही, जो एक तरीके से नालियां या फिर एक तरीके से ट्रेड लाइन्स जो बनी रहती हैं उनकी बात कर रहे हैं। द ट्रेड्स ऑन द टायर्स इंक्रीज फ्रिक्शन। जो ट्रेड लाइन्स होती हैं टायर्स के ऊपर वो क्या वर्क करती हैं, फ्रिक्शन को इंक्रीज करने का काम आती है। कहां पे, बिटवीन टायर एंड द रोड। व्हेन द ट्रेड्स ऑन ए टायर गेट्स worn आउट। जब भी उन टायर्स को रन करते हैं आफ्टर 2 to 3 years या बहुत ज्यादा रन कर रहे हैं तो विद इन 1 year वो क्या होती है, ट्रेड लाइन्स या कोरिगेशंस जो होती हैं वो क्या होती है, worn आउट, क्लीन हो जाती हैं। इट लॉस इट ग्रिप ऑन द रोड एंड द व्हीकल्स टेंड टू स्किड। जैसा मैं साइकिल का एग्जांपल लूं तो जो नए ट्रेड लाइंस होती हैं जब तक वो रहती हैं आप इजीली क्या करते हैं, स्पीड में टर्न ले सकते हैं। लेकिन जैसा ही धीरे धीरे वो वाइप आउट्स होती हैं या क्लीन हो जाती है तो आपकी साइकिल जो है वो किसी भी टर्न पे क्या होती है, स्किड होती है, स्लिप होती है। क्लियर है। नेक्स्ट, समटाइम्स कभी कभी वी ऑल्सो यूज डिफरेंट मटेरियल्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन। मैं कभी कभी अलग अलग डिफरेंट मटेरियल्स यूज किए जाते हैं किस चीज के लिए, फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए। ओके, एग्जांपल के लिए ट्रॉली व्हील्स हैव रबर्स वॉशर। द यूज ऑफ वेट सरफेस जनरली रिड्यूस फ्रिक्शन। अब सबसे फर्स्ट क्या है, ट्रॉली व्हील्स का यूज करते हैं, रबर वॉशर्स। अब ये रबर वॉशर्स क्यों यूज किया, क्योंकि मोस्टली जो ट्रॉली व्हील्स होते हैं वो कैपेसिटी के बेसिस पे बनते हैं कि अगर 25 कैपेसिटी है, 35 केजी, 40 केजी कैपेसिटी है तो वो ऑल टोटल प्लास्टिक के, इनसे तो मैन्युफैक्चर नहीं हो सकते। तो वो किसके यूजेस होते हैं, मेटल्स के। और मेटल्स में आपको आइडिया है कि मेटल्स हैं वो इतना एफिशिएंट वर्क नहीं कर पाएंगे इन ए रोलिंग फ्रिक्शन जब तक उन पे रबर वॉशर्स यूज नहीं करते। तो डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स है वो डिफरेंट टाइप के फ्रिक्शंस को इंक्रीज और रिड्यूस करने के भी वर्क आते हैं। एंड अनदर केस, द यूज ऑफ वेट सरफेस। हम वेट सरफेस को बहुत बार यूज किया जाता है किस बेसिस पे, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। ओके, एट द लास्ट, ए वेट ग्लास टेंड टू स्लिप मोर इजीली फ्रॉम आवर हैंड्स। अगर मैं जो वेट ग्लासेस की बात करता हूं, जैसे डिश, वो जितने भी अपने डिशेज होती हैं उनको वॉश करते टाइम अगर हम बात कर रहे हैं तो जब भी हम उनको डिश वॉशर्स यूज कर रहे हैं तो वो इजीली स्लिप हो रहे होते हैं, देने ड्राई वन, जबकि सूखे जो है वो नहीं होते। वी कैन इंक्रीज द ग्रिप बाय द इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन सरफेस इन द कॉन्टेक्ट। हम एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करते हैं। जैसे अगर मैं ग्लासेस की बात करूं तो टाइटली ग्रैब करते हैं, रीजन फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए, एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीज करते हैं। तो बेसिकली यहीं पे एक 4 to 5 लाइन पे हमने क्या सीखा कि जो फ्रिक्शन है वो क्या है, जितना हमारे लिए हार्मफुल है उतना ही हमारे लिए नेसेसरी भी है। क्लियर हुआ। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ऑल टोटल कंप्लीट, फिनिश। क्लियर हो गए। तो एक बार चैप्टर को स्पीडली 5 to 10 मिनट्स में रिवाइज कर लें। फर्स्ट क्या है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की डेफिनेशन में हमने देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जब मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है या मोशन में आता है उससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स का अपोज करता है मोशन का। वो फोर्स कौन सा होता है, फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, कोज ऑफ फ्रिक्शन, सबसे पहला कोज क्या था, इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेस। सरफेसेस के मिड में क्या है, इंटरलॉकिंग। मोलिकुलर लेवल पे वो बेसिकली क्या करते हैं, हिल्स और वैली फॉर्म कर रहे होते हैं जहां से में वो एक दूसरे को होल्ड करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट कौन सा, ड्यू टू फोर्स ऑफ एडिशन बिटवीन टू सरफेसेस। अगर मैं जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात की थी अपन ने, लास्ट ईयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखा था
कि जब भी मैं किसी सरफेस के ऊपर रब करता हूं किसी चीज को या फ्रिक्शन अप्लाई करता हूं, तो वहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स का एक बॉन्ड फॉर्म होता है। तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन क्या हो, वहां पे कुछ पॉजिटिव पार्टिकल्स कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स, तो वहां पे एक एडिशिव फोर्स क्रिएट हो जाता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो वो उसका मोशन का अपोज करेगा। अगेन मेरे पास दो कोज हुए मोशन, कोज ऑफ फ्रिक्शन के अंदर सेकंड कोज कौन सा हुआ, एडिशन फोर्स। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शंस। अब फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, जो कोज होंगे वही फैक्टर्स होंगे, जिनसे मिलके बना है वही उस पर अफेक्ट कर सकते हैं। ओके, सबसे फर्स्ट कौन सा है, फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस। नेचर ऑफ सरफेस, सरफेस की नेचर पे, किस वे में हो, कितना स्मूथ है कितना रफ है। नेक्स्ट, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स। ये चीज आज की क्लास में भी डिस्कस की थी कि नॉर्मल फोर्स का मतलब क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी फर्स्ट जब डाउनवर्ड साइड में मैं अप्लाई कर रहा हूँ, उसी चीज को नॉर्मल फोर्स या परपेंडिकुलर अप्लाइंग फोर्स इज नॉट कॉल्ड नॉर्मल फोर्स कहते हैं। एन इंक्रीज इन द वेट ऑफ द बॉडी कोज इन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर मैं उसका बॉडी वेट इंक्रीज कर रहा हूं तो फ्रिक्शन की अमाउंट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। देन नोट, नोट में हमने क्या देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट, अगर मैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करता हूं या डायनेमिक फ्रिक्शन की बात करता हूं, डायनेमिक फ्रिक्शन में क्या रहेगा कि मेरा जो ऑब्जेक्ट की कॉन्ट्रैक्ट सरफेस है उस पर फ्रिक्शन की अमाउंट क्या डिपेंड नहीं करेगी। अगर मैं सेम ऑब्जेक्ट के सेम वेट के तीन बॉक्सेस लेता हूं, अगर उनको वन बाय वन प्लेस्ड करता हूं, तो जितना अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन होगा उनको फ्रंट साइड में भी अगर पुट ऑन करने पे भी मेरा फ्रिक्शन की अमाउंट क्या रहेगी, सेम रहेगी। ओके, नेक्स्ट, टाइप ऑफ फ्रिक्शन। टाइप ऑफ फ्रिक्शन में सबसे फर्स्ट क्या था, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, देन रोलिंग फ्रिक्शन। इसके मिड में एक वर्ड और आता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सा था, जब भी कोई ऑब्जेक्ट पे जब रेस्ट फॉर्म में जो फोर्स अप्लाई किया जाता है, तो उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए जो अपोजिशन फोर्स अप्लाई होता है वो कौन सा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकंड, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जब मैक्सिमम रहती है, जैसे मेरा ऑब्जेक्ट स्लिप ओवर होना स्टार्ट होता है उससे पहले का जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, उसी को क्या कहूंगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट, डायनामिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का डायग्राम याद है आप लोगों को, वाई एक्सिस पे फ्रिक्शन लेते हैं, एक्स एक्सिस पे अप्लाइड फोर्स। सेम अमाउंट में अगर मैं अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करता हूं तो यहाँ पे मेरे को डायनेमिक इसकी फ्रिक्शनल वैल्यू या स्टैटिक फ्रिक्शनल वैल्यू क्या होगी, कंटिन्यूअसली कोरस्पॉन्डिंग उसके इक्वली चेंज होती रहेगी। नेक्स्ट, काइनेटिक फ्रिक्शन, सॉरी, नेक्स्ट कौन सा, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन बोल सकते हो, सेकंड वर्ड इसके लिए कौन सा है, डायनामिक फ्रिक्शन। ये जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में रहता है उसके अंदर या अपोजिशन जो फोर्स कर रहा होता है उसका नाम क्या होगा, या काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनामिक फ्रिक्शन। फर्स्ट इन केस इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड सेकंड इज रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जब कोई ऑब्जेक्ट एक अनदर ऑब्जेक्ट पे रिलेटिव मोशन में स्लाइड कर रहा हो, स्लिप ओवर हो रहा हो, तो वहां पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन अप्लाई होगा। और सेकंड, जब कोई सरफेस अनदर सरफेस के ऊपर रोल ऑन होती है तो वहां पे रोलिंग फ्रिक्शन अप्लाई होगा। नेक्स्ट, व्हाई डज द रोलिंग फ्रिक्शन अकर्स एंड व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू इट। तो हमने यहाँ पे देखा रोलिंग फ्रिक्शन है वो किस वे में अप्लाई होती है किसी भी सरफेस पे। तो यहाँ पे दो चीज देखी थी, एक वो माउंट फॉर्म करती है फ्रंट डायरेक्शन में इंक्लाइंड प्लेन की तरह, और एक वो अपने वेट की वजह से और एरिया शॉर्ट होने की वजह से वहां पे प्रेशर अप्लाई करती है तो वहां डिप्रेशन फॉर्म हो जाता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट कौन सा था, व्हाट इज डायनेमिक फ्रिक्शन स्लाइटली लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। मेरा जो डायनामिक फ्रिक्शन है वो माइल्यूट कम है किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से। तो इसका रीजन क्या था कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है तो वो अपनी सरफेस से मैक्सिमम टच में रहेगा, तो वहां पे मैक्सिमम अमाउंट्स में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरलॉकिंग करते हैं। अगर मैं बात करता हूं कि वो उस टाइम पे कुछ स्पीड गेन करता है या डायनामिक कंडीशन में रहता है, तो वहां पे उन ऑब्जेक्ट्स को या उन मॉलिक्यूल्स को बॉन्ड्स बनाने के लिए उतना प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग क्या होती है, पार्शियल फॉर्म में। और अगर पार्शियल फॉर्म में मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है तो पार्शियली ब्रेक होने के लिए फोर्स अप्लाई होगा। ओके, नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग लिमिटिंग फ्रिक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन को, it are always opposed to the definition, and then friction depends upon the nature of surface. First, nature of surface. Second, weight. Third, area of contact between two surfaces. Okay, main third तीन ही है, nature of surface, increase in the weight and area of contact. Then advantage of friction,
सबसे फर्स्ट अगर फ्रिक्शन के एडवांटेज की बात करते हैं तो हमें किसी भी चीज को ग्रैब करने के लिए, रन करने के लिए वहां चाहिए होता है। सेकंड, मैचस्टिक को रन करने के लिए था। ओके, थर्ड था मैचस्टिक को रन करने के लिए। सेकंड कौन सा है? फ्रिक्शन कोज नेल्स एंड स्क्रू। अब अगर मैं किसी स्क्रू की बात करता हूँ, किसी वुडन के अंदर मैं टाइटली कर रहा हूँ, तो किस वजह से वो वुडन है वो स्क्रू को ग्रैब करता है? फ्रिक्शन की वजह से। थर्ड, मैचस्टिक को बर्न करने के लिए। फोर्थ, कार बसेस को व्हील्स के थ्रू, जब इन व्हील्स जो हैं वो रोड पे रन करते हैं या कार्स बसेस रन करती है, तो वहां पे मेरे को फ्रिक्शन की नीड होती है उनको रन करने के लिए। विदाउट फ्रिक्शन राइटिंग, अगर मेरे को पेन की बात करता हूँ, तो पेन किसी भी पेपर पे लिख क्यों पाता है? रीजन उसका फ्रिक्शन। लास्ट कौन सा है? शूज और बाइसिकल के टायर्स। जैसे मैं शूज की बात करता हूँ, तो हम चल क्यों पा रहे हैं? फ्रिक्शन की वजह से। कुछ कुछ सिमिलर लगेंगे, कुछ कुछ सिमिलर लगेंगे, लेकिन अगर आपको 3 to 4 मार्क्स का एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन पूछा जाए, तो इसी में आपको फॉर्म करना है। क्लियर है? नेक्स्ट, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज कौन कौन से हो सकते हैं? मशीनरी के पार्ट्स हैं वो लॉस होते हैं। सेकेंड, फॉरेस्ट फायर्स कैच कर लेते हैं फ्रिक्शन की वजह से। फॉरेस्ट का रीजन क्या बताया था मैंने? कि जैसे फ्रिक्शन की वजह से क्या स्टैटिकली चार्ज होता है, जब भी कोई दो पार्टिकल स्टैटिकली चार्ज आपस में नियर बाई आते हैं, वहां पर स्पार्क जनरेट करते हैं, उसकी वजह से कई बार फायर कैच होती है। देन टायर ऑफ व्हीकल्स एंड सोल्स वियर आउट हो जाती है, प्लेन हो जाते हैं। ठीक है? एनर्जी इज वेस्टेड ओवरकम टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स की वजह से क्या हमें एक्स्ट्रा एनर्जी अप्लाई करनी होती है। ओके, मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। सबसे पहले स्ट्रीमलाइन, ये तो आज देख भी चुके हैं। ठीक है? अगेन, स्ट्रीमलाइन बॉडीज, व्हील्स, पॉलिशिंग, लुब्रिकेंट्स, बॉल बियरिंग्स एंड एयर कुशनिंग। लास्ट में हमने मेथड टू इंक्रीज फ्रिक्शंस देखे, टायर के ट्रेडमार्क्स, फ्रंट ऑफ टायर के ट्रेडमार्क्स भी देखे हैं कि जिससा नेचर की जो सरफेस होगी, सरफेस का जो नेचर होगा, उसी बेसिस पे हमारे टायर्स के डिफरेंट ट्रेडमार्क्स होंगे। एंड लास्ट, इंक्रीज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज कर सकते हैं। और लास्ट में हमने क्या देखा? नेसेसरी एविल। फ्रिक्शन क्या है? नेसेसरी एविल है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट करते हैं। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो मेरे को कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उन पे नेक्स्ट लेक्चर एक कंबाइंड क्वेश्चंस का फॉर्म करके इसी स्लाइड्स के साथ में अटैच कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।